हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, मैकडूगल, कॉहलर या पावलोव। साथ के साथ आप भी क्वेश्चन सेट लगाते जाइए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं आउट ऑफ 50? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। जो पियाजे थे वो किसके लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं वातावरण, कक्षा का जो वातावरण वो। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और वृद्धि, चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिंतन और कल्पना। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतीक्षित अवरोध। भूलने का जो सिद्धांत है वो है प्रतीपकारी अवरोध। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके सामाजिक संदर्भ से। ओके। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष निकालना, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है तो वो हो जाएगी आपकी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका? भाषा, पुनर्बलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें महत्वपूर्ण होता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ओके। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। मात्रा और प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा या आकार, किस्म। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या हो जाएगी? बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। अगला है, बच्चों से की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। नहीं, गलत है ये।
प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर आपका क्या बचा? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, व्यक्तिगत रूप में मुख्य रूप से शिक्षक से या समूह में। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, कक्षा होती है, उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? बी.एफ. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया गया वो जॉन डीवी ने, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, धर्म, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। देखिए, अभिप्राय है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ही हो जाएगा। भले ही सॉरी सॉरी क्या पूछा गया है? समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि, आगे बढ़ते हैं, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भय के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा भविष्य में के कार्यों में सहायक हो। देखिए, ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन अगर नहीं होता तो हम वो लगा सकते थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक सिद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तिगत बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, बालक की मांग, रुचि व अभिरुचि अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, बालक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है या पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाएगा? जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता उसमें हो। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या करना चाहिए, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ये हो जाएगा कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, स्वयं करने से बच्चा ज्यादा सीखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी? संप्रेषण और व्याख्याता, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तालमेल बिठाने वाले की? बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करना, यानी कि ये वाली जो क्षमता है उसको हम बोलेंगे निर्देशक की। ठीक है, जो शिक्षक है वो निर्देशक की तरह यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट है,
यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, तो ये इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा पर, यानी कि केंद्र में किसको रखा जाता है, इसमें बालक को केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है, यानी कि वो कैसा, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, या क्या बोलेंगे उसको हम, प्रतिभाशाली। ओके, तो 90 से अगर 110 के बीच में है तो हम उसे बोल देंगे सामान्य बुद्धि। ओके, सामान्य बुद्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच। अगला है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता है वो कौन है, स्टर्न, बिने, टर्मेन, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। ओके, आईक्यू से संबंध, इनके जन्मदाता कौन है, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका स्टर्न। ओके, अगला है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। मानसिक 12 है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है आईक्यू निकालने का, आईक्यू इज इक्वल टू एम ए बटे सी ए, यानी कि मेंटल एज बटे हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, सॉरी, इंटू 100 है ना। तो मेंटल एज यहाँ पर कितनी हो गई हमारी, मेंटल 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो आपकी 10 है, इंटू 100, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 120। ओके, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 120। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ओके, इंटेलिजेंस। अगला है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी। देखिए मानसिक आयु की बार कितनी है, 5 है, इसी में रख देते हैं हम, 5 है मानसिक आयु, और वास्तविक आयु है 4, इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 125। राइट आंसर आपका 125 हो जाएगा। अगला है, बुद्धि लब्धि अंक सामान्यतः खालिस्तान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू के नंबर होते हैं सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित, किस रूप में, तो ये उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए सेम है, अब की बार आईक्यू कितना दिया है आपको, 75 दिया है, फार्मूला हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 75, मेंटल एज कितनी है आपकी, वो ज्ञात करना आपको, एम ए, 16 वर्षीय बच्चा यानी कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज है 16, इंटू 100, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 75, यहीं से हम डिवाइड कर देते हैं 25 से, ठीक है। इसके बाद 4 टाइम ये जाएगा आपका 4 3 12, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा सम्मत होते हैं, संपन्न होते हैं, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये कोट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न, और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। तो यह कथन खालिस्तान के प्रति स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। बुद्धि और जाति विभिन्नताओं, बुद्धि की वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो ये
एक तरह से बुद्धि का वितरण है। कुछ लोग औसत, बहुत कम प्रतिभा संपन्न और बहुत कम मंद बुद्धि। तो वो एक तरह से बुद्धि का क्या कर दिया, ये वितरण कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है बहुविध सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए, बहुविध बुद्धि सिद्धांत में पेड़ पौधों वगैरह को पहचानना, खनिजों को पहचानना एक तरह से क्या है, प्राकृतिक है। तो जनरल सी बात है, इसमें हम प्राकृतिक बुद्धि, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को खालिस्तान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खालिस्तान है। यानी कि उनकी स्व गरिमा को क्या करता है, वो घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ओके, इसमें ऑप्शन में ये तो आपका डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले में तो प्रभावित नहीं करता, लेकिन एक में जो है प्रभावित घटाता भी आएगा ना। एक में कम करता है और एक में कोई चेंजेस नहीं करता है। ये डी आपका आंसर से हो जाएगा ना। इसको स्वगरिमा को घटाता है और इसको शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। अगला है रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मौखिक बुद्धि लब्ध अंक से, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्ध अंक से, आ समूह बुद्धि लब्ध अंक से, व्यक्तित्व से। ये बुद्धि लब्धांक भी बोल सकते हैं हम। तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक से का एक उदाहरण है। ओके, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर का सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, ओके, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर या शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। तो हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, ये देता है आपका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला है हमारा क्वेश्चन, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक या संदर्भगत। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृद्धि। देखिए, भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो जनरली बुद्धि से संबंधित है। ओके, अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता, अमूर्त चित्तर की योग्यता, या तो ए या बी, या ए और बी दोनों। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है वो सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या बौद्धिक और कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो जो आईक्यू का संबंध जो सत्य है इनमें से वो है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, यानी कि उल्टा संबंधित है, कालानुक्रमिक। अगला है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, केटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीयरमैन। बुद्धि का जो तरल सिद्धांत दिया था वो दिया था केटल ने। अगला है एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, यानी कि उसका आईक्यू हाई है। इसका तात्पर्य क्या है, वो उच्च बुद्धि वाली है, वो उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, यानी कि हंसी मजाक, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है तो वह संतुलित व्यवहार रखती है, इसका तात्पर्य यह होगा। ठीक,
बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्ध अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत वैध नहीं माना जा सकता। किसमें नहीं माना जा सकता? ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि यानी कि डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा कौशल है जो भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? भावनाओं की आलोचना। बाकी जो सभी कौशल है, भावनाओं के प्रति जागरूकता, उनका प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये सब कौशल जो है भावनात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उससे संबंध रखते हैं। यहाँ नहीं पूछा गया तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिव्यक्ति का या क्षमता का? बिने साइमन जो परीक्षण है उसमें विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ओके, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व या क्रियाकलाप? तो सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यह बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त बुद्धि के बारे में? बुद्धि एक बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। देखिए, कई पहलू निहित है यानी कि राइट आंसर आपका संभावित ज्यादा ये रहेगा। इनमें से पूछा ना, इनमें से उपयुक्त कौन है सर्वाधिक? वैसे तो सभी है लेकिन सर्वाधिक बी। अगला है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ओके, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, रीड ने, टर्मन ने या केटल ने? तो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का जो संप्रत्यय है वो किसने विकसित किया? ये किया था टर्मन ने। अगला है, सामान्यतः तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने या स्फियरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ओके, जिन बालकों का आईक्यू सामान्यतः खालिस्तान से कम है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर या 80-100 के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो जिनका आईक्यू सामान्यतः 70 से कम होता है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तर्क की क्षमता और एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस कारक। अगला है, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी कि एब्सर्प्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मर्रे ने, बेलक, रॉबर्ट या रोजनविंग? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का जो निर्माण है वो किसने किया? बेलक ने।
अगला है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अल्फ्रेड बिने, हावर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन या बी.एफ. ब्लूम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। अगला है, हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। यानी कि कौन कौन से बुद्धि के प्रकार इन्होंने बताए हैं? भाषा भी एक बुद्धि का प्रकार है, बिल्कुल। अंतर्वैयक्तिक कौशल भी बताया इन्होंने, अंतः वैयक्तिक कौशल बताया, लेकिन एक को छोड़कर बोला है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सभी ही प्रकार इन्होंने बताए हैं। ओके, धन्यवाद। यह था हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।